हाय एवरीवन, मैं हूं सुधीर और आप सभी का खोटा किंग ऑफिशियल पे स्वागत है। हम लोग कंप्यूटर विषय पढ़ रहे हैं और इसके पहले के वीडियो में हमने सबसे पहले कंप्यूटर का मुख्य भाग पढ़ना प्रारंभ किया और हमने कंप्यूटर की परिभाषा को समझा और उसके बाद कंप्यूटर के आधारभूत संरचनाओं को देखा। हमने वहाँ पर देखा कि कंप्यूटर की आधारभूत संरचना जो होती है उसके मुख्यतः चार मुख्य भाग होते हैं। वह चार मुख्य भाग कौन कौन थे? तो चार मुख्य भाग थे आपके इनपुट, आउटपुट, सीपीयू और ये था मेमोरी। हमने देखा कि वहाँ पर कि इनपुट जो सदैव होगा कंप्यूटर में जाएगा, अर्थात जो डाटा होंगे सदैव कंप्यूटर को दिया जाएगा और यहाँ पर जो सीपीयू होगा इन डाटा को प्रोसेस करेगा और जो हमें परिणाम प्राप्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं कि वो आउटपुट है। और इन डाटाओं को स्टोर कहाँ किया जाएगा? तो डाटाओं को स्टोर किया जाएगा मेमोरी में। तो हमने देखा था कि इसके पहले के वीडियो में सबसे पहले हमने पढ़ना प्रारंभ किया कंप्यूटर की आधारभूत संरचना और वहाँ पर मैं देखा कंप्यूटर की आधारभूत संरचना में मुख्यतः चार भाग मुख्य रूप से चार भाग होते हैं और वो चार भाग कौन कौन थे? ये थे इनपुट, आउटपुट, सीपीयू और मेमोरी। साथ में फिर हमने क्या किया कि इसके अंतर्गत हमने क्या पढ़ना प्रारंभ किया? इनपुट डिवाइसेस को। और वहाँ पर हमने सबसे पहले हमने देखा मुख्य इनपुट डिवाइसेस को। मैंने आपको वहाँ पर कई इनपुट डिवाइसेस के बारे में जानकारी दी और साथ में मैंने सबसे पहले जो मुख्य इनपुट डिवाइस होता है जैसे कीबोर्ड और माउस को पढ़ लिया। और वहाँ पे किस प्रकार की जानकारी हमारे पास होने आवश्यक है हमारे एग्जाम के लिए, मैंने इन सारी चीज़ों से आपको परिचित करवाया। तो मैं अभी जो है ये इनपुट डिवाइस चलता रहेगा और ये जो आज की कक्षा है ये जो है इनपुट डिवाइस का पार्ट 2 है। और इसके अंतर्गत में जो हमारे अन्य इनपुट डिवाइसेस है हमें पढ़ना जो होता है हम उनके बारे में एक करके बात करेंगे। तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने इस क्लास को प्रारंभ करते हैं और हमारा आज का टॉपिक है इनपुट डिवाइस पार्ट 2। तो आइए देखें। अब यहाँ पर मैंने जब आपको बताया था कि माउस जो होता है वह एक प्रकार का पॉइंटिंग डिवाइस होता है। तो ऐसे कई सारे कंप्यूटर में प्रयोग किए जाने वाले इनपुट डिवाइस है जो पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, नीचे में आप देख पाएंगे क्या कि माउस के अलावा भी कई प्रकार के इनपुट डिवाइस होते हैं जिन्हें पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है, जो पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं जो पॉइंटिंग डिवाइस की तरह कार्य करते हैं। जैसे माउस तो है ही, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन और स्टाइलस, ये जो होते हैं, ये जितने भी इनपुट डिवाइस मैंने आपको बताया ये जो होते हैं पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं। आइए देखें। पहले तो हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि पॉइंटिंग डिवाइस होते क्या है। तो क्या है पॉइंटिंग डिवाइस? तो आइए देखें। या एक प्रकार का हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है। एक बात स्पष्ट है कि ये जितने भी है हार्डवेयर वाली इनपुट डिवाइस है। अब क्या करते हैं ये कि जो उपयोगकर्ता अर्थात यूजर, अर्थात आप प्रयोग कर रहे हैं कंप्यूटर का, तो आपको कहा जाएगा आपकी यूजर है। क्या करता है ये? तो जो उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर में कर्सर, इस प्रकार का आप देखे होंगे कर्सर को मूव करने की अनुमति देता है। कुछ और बातें करें यहाँ पर तो आप पाएंगे क्या कि यदि आप एक पॉइंटिंग डिवाइस का उपयोग कर रहे हैं तो आप कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी भी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को पॉइंट कर सकते हैं या उसमें क्या कर सकते हैं? परिवर्तन कर सकते हैं या हेरफेर कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि पॉइंटिंग डिवाइस क्या है। तो पॉइंटिंग डिवाइस क्या होता है कि एक प्रकार का हार्डवेयर इनपुट डिवाइस होता है जो उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर में कर्सर को मूव करने की अनुमति देता है। यदि आप एक पॉइंटिंग डिवाइस का उपयोग कर रहे हैं तो आप कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी भी ऑब्जेक्ट क्या कर सकते हैं? किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं? या तो पॉइंट कर सकते हैं या फिर उसमें फेरबदल कर सकते हैं इस पॉइंटिंग डिवाइस का प्रयोग करके। तो मैं फिर से आपको वापस ले जाता हूँ। माउस के अलावा अन्य कौन कौन पॉइंटिंग डिवाइस कहलाते हैं या माउस के अलावा कौन कौन पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रैक बॉल हो गया, आपका जॉयस्टिक हो गया, लाइट पेन, स्टाइलस, ये सारे पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं। आइए हम बात करते हैं एक एक करके ट्रैक बॉल के बारे में। पिछली कक्षा में हमने माउस को पढ़ लिया था तो हम यहाँ पर बात करेंगे ट्रैक बॉल के बारे में। तो ट्रैक बॉल क्या है? ये भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है और यह भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। पर किस प्रकार का इनपुट डिवाइस है? ये पॉइंटिंग डिवाइस अर्थात पॉइंट करने वाला डिवाइस है। तो हम यहाँ पे देखते हैं। तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार की, इसकी जो संरचना है कुछ इस प्रकार की आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ याद क्या रखना है आपको यहाँ पर कुछ बातें। जैसे यह जो है ना माउस का ही एक प्रारूप है जिसमें रबड़ जो बॉल होता है और नीचे ना होकर ऊपर लगा होता है। आप इसे देख सकते हैं, ऊपर लगा रखा गया है। इसे माउस को अपने स्थान से हटाए बिना, इसमें क्या होता है कि माउस को अपने स्थान से हटाए बिना रबर बॉल को घुमाकर आप क्या कर सकते हैं? माउस पॉइंटर के स्थान में, ये जो माउस पॉइंटर होता है ना, इसके स्थान में आप परिवर्तन कर सकते हैं। हमने वहाँ पर देखा क्या
माउस को हम प्रयोग किस प्रकार करते हैं, हमें मूव करना होता है, पर जो रबड़ बोल प्रारंभ में तो मैग्नेटिकल माउस था, तो वहाँ पे नीचे में रबड़ का प्रयोग करके क्या किया जा रहा था, उसे मूव किया जा रहा था और उससे कार्य किया जा रहा था कंप्यूटर में। पर बाद में क्या हुआ कि ऑप्टिकल माउस आ गए, तो उसके माध्यम से हमने कार्य करना प्रारंभ किया। तो आप वहाँ पर भी देखेंगे जब अंदर में आप उसकी संरचना को खोलेंगे तो अंदर में माउस के अंदर में एक प्रकार की संरचना होती है, ये रबड़ उस बॉल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो ट्रैक बॉल होता है ना, उसका बॉल का प्रयोग नीचे ना होकर ऊपर कर लिया जाता है, और इसी बॉल का प्रयोग क्या किया जाता है, ये क्या होता है इसमें कि अपने स्थान से, इसमें माउस को अपने स्थान से हटाए बिना आप क्या कर सकते हैं, रबर बॉल को घुमा सकते हैं और पॉइंटर के स्थान पे परिवर्तन करके कंप्यूटर में कार्य कर सकते हैं। अब इसका प्रयोग, इस इनपुट डिवाइस का प्रयोग किस प्रकार के कार्यों के लिए किया जाता है, वो जरूरी हमारे लिए हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस प्रकार इसका प्रयोग जो होता है ना, आपको कैड में और कैम में किया जाता है। कैड तात्पर्य क्या है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है। एडेड मतलब डिजाइन, मतलब कंप्यूटर में डिजाइन बनाने में यहाँ पर क्या किया जाता है, जब कंप्यूटर में डिजाइन बनाया जाता है तो इसका प्रयोग आपको देखने को मिलेगा इस इनपुट डिवाइस का। साथ में मैन्युफैक्चरिंग में, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में यहाँ पर आपको भी प्रयोग होता हुआ दिखेगा ट्रैक बॉल। आइए हम बात करते हैं तीसरे प्रकार के पॉइंटिंग डिवाइस का, ये है आपका जॉयस्टिक। अब यहाँ पे याद क्या रखें कि ये जो है ना जॉयस्टिक, पहले तो देख लीजिए दिखता कैसे है, इसकी संरचना अलग अलग प्रकार की हो सकती है। तो ये जो है ना, यह ट्रैक बॉल की तरह कार्य करता है। ट्रैक बॉल की तरह जो पिछले बार में चीज देखा है, वो ट्रैक बॉल की तरह कार्य करता है। पर इसमें क्या होगा कि बॉल के साथ एक छड़ी लगा दी जाती है ताकि बॉल को आसानी से क्या किया जा सके, घुमाया जा सके। और ये छड़ी के ऊपर ना एक क्लिक बटन होता है, इस छड़ी के ऊपर में एक क्लिक बटन होता है जिसके द्वारा किसी आइकन या टेक्स्ट का चयन किया जा सकता है। अब इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका प्रयोग देखिए कहाँ पर किया जाता है। इस इनपुट डिवाइस का प्रयोग किस कार्य में किया जाता है, तो वीडियो गेम खेलने में, ट्रेनिंग सिमुलेटर में, आप रोबोट को कंट्रोल करने में इस इनपुट डिवाइस का प्रयोग कंप्यूटर में किया जाता है। आइए बढ़ते हैं चौथे प्रकार के इनपुट डिवाइस, तो ये है आपका लाइट पेन। साधारण है, इस चीज़ से आप पहले से परिचित होंगे। यहाँ पे देखिए तो यह एक प्रकार का पॉइंटिंग, देखिए मैंने जो बताया कि एक प्रकार का पॉइंटिंग डिवाइस है जो लाइट पेन होता है। पॉइंटिंग डिवाइस से मैंने आपको बताया कि पॉइंटिंग डिवाइस से माउस के अलावा कई प्रकार के पॉइंटिंग डिवाइस होता है, हमने उसको देख लिया है। तो यह एक प्रकार का पॉइंटिंग डिवाइस है। अब इसका प्रयोग कहाँ होता है, इसका प्रयोग होगा स्क्रीन पर लिखने में, कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखने में, चित्र बनाने में इस लाइट पेन का प्रयोग किया जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से आपका दिखता है। आइए हम बात करते हैं अपने पांचवें प्रकार के इनपुट डिवाइस के बारे में। तो ये पांचवा इनपुट डिवाइस, अब ये भी क्या है, ये भी पेन के आकार का एक पॉइंटिंग डिवाइस, इनपुट डिवाइस तो है ही पर पॉइंट करने वाला डिवाइस है। अब जिसका प्रयोग कहाँ पर होगा, टच स्क्रीन जो सुविधा वाले हैंड हेल्ड डिवाइस जो होते हैं ना, यहाँ पर इनपुट डिवाइस के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। हैंड हेल्ड का तात्पर्य यह है कि ऐसे कंप्यूटर जिनका प्रयोग हाथ में पकड़ के किया जा सके, उन्हें कहा जाता है कि वो हैंड हेल्ड डिवाइस है, हैंड हेल्ड डिवाइस है। अब हम बात करते हैं कुछ अन्य प्रकार के इनपुट डिवाइस के बारे में। हमने पढ़ना प्रारंभ किया इनपुट डिवाइस में, हमने सबसे पहले हमने पढ़ा कीबोर्ड को, और उसके बाद हमने पढ़ा माउस को, और उसके अतिरिक्त हमने देखा कि कई प्रकार के ऐसे भी इनपुट डिवाइस है जिन्हें पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है। माउस के अलावा कौन कौन थे, ट्रैक बॉल था, जॉयस्टिक था, लाइट पेन था और स्टाइलस। ये भी क्या है, एक प्रकार के इनपुट डिवाइस ही है। इनके माध्यम से क्या होता है, कंप्यूटर को निर्देश दिया जाता है, पर इन सभी को क्या कहा जाता है कि ये सभी पॉइंटिंग डिवाइस है। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की तीसरी। यदि मैं आपसे प्रश्न ये पूछूं कि बताइए कि कीबोर्ड और माउस के अलावा कंप्यूटर का मुख्य, इनमें से कौन कंप्यूटर का मुख्य इनपुट डिवाइस होगा, तो जाहिर सी बात है जो तीसरा स्थान है वो है स्कैनर का। तीसरा स्थान क्या है, स्कैनर का है, अर्थात ये तीसरा मुख्य इनपुट डिवाइस है कंप्यूटर में। आइए देखते हैं स्कैनर के बारे में हमें किन बातों की जानकारी होनी आवश्यक है। पहले तो याद क्या रखें कि इसके माध्यम से, पहले इसका चित्र आप देख लें कि ये आपका स्कैनर कुछ इस प्रकार से दिखता है, इससे आप पहले से भी परिचित होंगे। तो हम इसके बारे में बात करते हैं। हमें यहाँ पर स्कैनर के अंतर्गत में किन बातों का जानकारी होनी आवश्यक है जो हमारे एग्जाम के लिए आवश्यक हो। अब क्या होगा, इसके माध्यम से किसी भी दस्तावेज को या चित्र को स्कैन कर कंप्यूटर की मेमोरी में बिट मैप, देखिए अब यह क्या होता है कि किसी भी दस्तावेज या चित्र को
स्कैनर के माध्यम से क्या किया जाता है, स्कैन कर लिया जाता है। कंप्यूटर की मेमोरी में जब सेव किया जाता है तो इसे इस रूप में सेव किया जाता है, बिट मैप इमेज के रूप में स्टोर किया जाता है। अब आपके लिए जानना ये वैसे हो जाएगा कि ये बिट मैप इमेज क्या होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या कि बिट मैप इमेज क्या होते हैं, पहले इसे जानते हैं। तो बिट मैप इमेज जो होते हैं ये विभिन्न रंगीन पिक्सल की पंक्ति से बने हुए चित्र होते हैं। तो बिट मैप इमेज आप बार बार शब्द आएगा स्कैनर के संबंध में, तो यहाँ पर याद क्या रखिए कि जो बिट मैप इमेज होते हैं, जो चित्र होते हैं, ये क्या होते हैं, विभिन्न रंगीन पिक्सल के पंक्तियों से बने हुए चित्र होते हैं। इतना काफ़ी है इस बारे में, इस चीज़ को जानने के लिए। जब हम मॉनिटर पढ़ने के लिए आएंगे तो मैं आपको पिक्सल के बारे में वहाँ पर समझाऊंगा। आइए बढ़ते हैं, हम स्कैनर के बारे में कुछ और बातें भी करते हैं। जैसे कंप्यूटर के मेमोरी में स्टोर करने के लिए इसे 2 प्रकार के फॉर्मेट में बनाया जाता है। देखिए, यदि स्कैनर के द्वारा किसी भी दस्तावेज को या चित्र को स्कैन किया जाता है तो उसे 2 प्रकार के फॉर्मेट में बदला, फिर उसे क्या किया जाता है, कंप्यूटर के मेमोरी में स्टोर किया जाता है। अब यदि आप क्या कर रहे हैं कि एक दस्तावेज को स्कैन कर रहे हैं तो आप किस फॉर्मेट में इसे रखेंगे, तो आप रखेंगे कंप्यूटर के मेमोरी में इस फॉर्मेट में, पीडीएफ में रखेंगे। यदि आप चित्र को स्कैन कर रहे हैं तो इसे किस फॉर्मेट में आपको कंप्यूटर की मेमोरी में रखना होगा, तो आप रखेंगे जेपीईजी। इसका पूर्ण रूप आपसे पूछ सकता है, तो याद क्या रखिए, पीडीएफ का पूर्ण रूप है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, और ये है ज्वाइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। तो हमने यहाँ पर ये चीज़ देखा कि स्कैनर के माध्यम से किसी भी दस्तावेज को या चित्र को स्कैन कर कंप्यूटर की मेमोरी में जब सेव किया जाता है तो इसे बिट मैप इमेज के रूप में सेव किया जाता है। बिट मैप इमेज क्या होते हैं, तो ये विभिन्न रंगीन पिक्सल की पंक्तियों से बने हुए चित्र होते हैं। अब यहाँ पर किसी भी दस्तावेज को या चित्र को जब स्कैनर के माध्यम से स्कैन कर कंप्यूटर की मेमोरी में रखा जाता है तो पहले इसे हमें करना क्या होता है कि इसे 2 प्रकार के फॉर्मेट पहले बदला जाता है और उसके बाद कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर किया जाता है। जब दस्तावेज को स्कैन किया गया तो इसे पीडीएफ के फॉर्मेट में रखा जाएगा, और यदि किसी चित्र को स्कैन किया गया है स्कैनर के माध्यम तो उसे जेपीईजी के फॉर्मेट में कंप्यूटर की मेमोरी में सेव किया जाएगा। अब यहाँ पर स्कैनर के बारे में कुछ अन्य तथ्य भी हमारे पास, अन्य चीज़ें भी हैं जो आपके लिए आवश्यक होगा। अब यहाँ पर देखिए, स्कैनर के माध्यम से जब किसी भी दस्तावेज या चित्र को स्कैन किया जाता है तो हमने यह चीज़ देख लिया कि बिट मैप इमेज के रूप में या ग्राफिक के रूप में क्या किया जा रहा है, इसे स्टोर किया जाता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे क्या कि आपको कई सारे फाइल फॉर्मेट देखने को मिलेंगे। कई सारे फाइल फॉर्मेट आपको देखने को यहाँ मिलेंगे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि यदि मैं किसी चित्र को क्या कर रहा हूँ, स्कैनर के माध्यम से स्कैन कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है, किस फाइल फॉर्मेट में हम क्या कर सकते हैं, हम चित्र को सेव कर सकते हैं। तो हम इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर इसे आप देखें तो आप पाएंगे क्या कि ये, अब देखिए यहाँ पर जितने भी हैं, पहला तो याद क्या रखें कि डिजिटल फोटो और स्कैन इमेज को बिट मैप ग्राफिक के रूप में स्टोर किया जाता है कंप्यूटर के मेमोरी में। अब जिसके नाम का एक्सटेंशन आपको बीएमपी हो सकता है, पीएनजी हो सकता है, जेपीजी हो सकता है, टीआईएफ हो सकता है या जीआईएफ हो सकता है, ये सारे हो सकते हैं। अब यहाँ पर इन सब का पूर्ण रूप आपको नीचे में आप देखें, इन सभी का आपका फुल फॉर्म दे रखा है। तो ये जो सभी है ना, ये सभी जो फाइल फॉर्मेट है ना, पहले तो याद क्या रखें कि ये सभी इमेज को चित्र को स्टोर करने के लिए एक फाइल फॉर्मेट है। ये सभी जैसे बीएमपी हो गया, पीएनजी हो गया, जेपीजी हो गया, टीआईएफ हो गया, जीआईएफ, ये सभी जो है ना इमेज को स्टोर करने के लिए फाइल फॉर्मेट है। आप चाहें तो इनमें से किसी में भी कंप्यूटर के मेमोरी में चित्र को, डिजिटल फोटो हो या स्कैन इमेज होना चाहिए, चित्र होना चाहिए, तो आप ये क्या कर सकते हैं, इन फॉर्मेट में क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर के मेमोरी में सेव कर सकते हैं। पहले हम बात करते हैं बीएमपी के बारे में। हमें बीएमपी के बारे में क्या जानना होगा, तो आप देखेंगे क्या बीएमपी का पूर्ण रूप क्या होगा, पहले इसे हम समझ लेते हैं और उसके बाद हम बात करते हैं इनके बारे में कि इनके बारे में क्या जानना आवश्यक है। जैसे बिटमैप इमेज फाइल फॉर्मेट, इसका पूर्ण रूप होगा। पीएनजी का है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, जेपीजी का है ज्वाइंट पिक्चर ग्रुप, और ये है आपका टीआईएफ का पूर्ण रूप है, फुल फॉर्म है टैग इमेज फाइल फॉर्मेट, और जीआईएफ का फुल फॉर्म है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। अब एक करके इसके बारे में हम जानते हैं। यदि मैं बात करूँ बीएमपी के बारे में, बीएमपी बिटमैप इमेज फाइल फॉर्मेट, ये क्या है, इमेज को स्टोर करने के लिए, कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करने के लिए एक फाइल फॉर्मेट है। अब यहाँ पर जब कंप्यूटर के मेमोरी में चित्र को सेव किया जाता है, स्टोर किया जाता है, तो आप पाएंगे क्या कि जो इमेज की जो क्वालिटी होती है वह क्या होती है, बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। यदि मान चले कोई चित्र खींचा आपने, कोई चित्र आपने स्कैन किया और चाहते हैं क्या कि आप बीएमपी में अर्थात बिटमैप इमेज फाइल फॉर्मेट में स्टोर करना चाहते हैं, तो इससे क्या होगा कि आपकी जो इमेज की क्वालिटी होगी वह बहुत ही अच्छी होगी।
इससे क्या होता है कि जो ओरिजिनल साइज होता है इमेज का, उससे वह ज़्यादा बढ़ा मात्रा आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा, वहाँ मिलेगा। और इससे जो इमेज का साइज अर्थात जो चित्र का आकार है उसका साइज बढ़ जाएगा। आपने यदि मान के चला कि 2 MB का आप स्कैन किए तो आपका पता चला क्या कि आपका 2 MB का इमेज था। तो आप जब इस फाइल फॉर्मेट में से सेव करेंगे तो आप पाएंगे क्या कि ये 4 या 5 MB में सेव हो जाएंगे, जिससे क्या होगा कि आपकी जो इमेज की जो क्वालिटी होगी वह बेहतर होगी। एक बात और याद रखें कि यहाँ पर जो चित्र होते हैं ना, उन्हें अनकम्प्रेस फाइल फॉर्मेट, अनकम्प्रेस मतलब कि कंप्रेस नहीं किया जाता है, अनकम्प्रेस्ड होता है। अर्थात यहाँ पर जो फाइल जो इमेज होता है उनको जिस रूप में होता है उसके बढ़े हुए रूप में प्रयोग किया जाता है, ना कि उसे छोटा आकार पर दिया जाता है। बात किया जाए PNG के बारे में, JPG के बारे में, तो ये दोनों जो है ना, यहाँ पर इमेज को क्या किया जाता है, जब इस फॉर्मेट में सेव किया जाता है तो जो इमेज होते हैं उन्हें कंप्रेस किया जाता है, जिससे इनका आकार जो होता है बहुत ही कम हो जाता है। बात यदि मैं JPG के बारे में करूं तो आप बड़ा भ्रमित हो जाते हैं कि मैंने अभी थोड़ा देर पहले बात किया कि इमेज को सेव करने के लिए हम या तो PDF का या तो JPG का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, आपके पास कई सारे ऑप्शन होते हैं किसी भी दस्तावेज को या चित्र को कंप्यूटर के मेमोरी में सेव करने के लिए कई सारे आपको फाइल फॉर्मेट उपलब्ध करवाता है कंप्यूटर। पर मुख्यतः आप देखेंगे क्या कि कंप्यूटर के मेमोरी में जब फाइल को सेव किया जाता है, चाहे वह दस्तावेज को तो PDF में किया जाएगा, पर चित्र को हमेशा JPG में। तो यहाँ भ्रमित ना हो, JPG का पूर्ण रूप था ज्वाइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, और ये JPG है ज्वाइंट पिक्चर ग्रुप। अब याद क्या रखिए कि JPG को ही ना JPG वास्तविक रूप से ना इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है कि ये JPEG है। शॉर्ट फॉर्म में लोग क्या करते हैं कि जब जब कंप्यूटर मेमोरी में से सेव करते होंगे तो आप देखते होंगे क्या कि इसमें JPG लग जाता होगा एक्सटेंशन में, लेकिन वास्तविक रूप से ये दोनों एक ही चीज़ होते हैं। अब यदि मान के चला जाए कि आप इस फाइल फॉर्मेट में किसी भी इमेज को सेव करते हैं तो पहला तो याद कर रखें कि इमेज जो होगा वो कंप्रेस कर दिया जाएगा और यहाँ पर फिर उसके बाद कंप्यूटर के मेमोरी में सेव किया जाएगा, अर्थात जो वास्तविक आकार होगा कंप्यूटर इमेज का आपका, उसका आकार घट जाएगा। उसी प्रकार यदि मैं बात करूं TIF के बारे में, इसका पूर्ण रूप टैग इमेज फाइल फॉर्मेट। यहाँ पे याद कर रखें कि पहला तो ये बात स्पष्ट है कि यह इमेज को सेव करने का एक फाइल फॉर्मेट है, ठीक है। इस फाइल फॉर्मेट में क्या होता है, में बड़े साइज का इमेज होता है उसको स्टोर किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो बड़े साइज के इमेज होते हैं उनको इस फॉर्मेट में सेव किया जाता है, जिससे क्या होता है कि पहला तो इसको कंप्रेस नहीं किया जाएगा, अर्थात चित्र का जो आकार है, चित्र के जो का आकार MB में वगैरह में है, तो बड़े आकार का जो चित्र क्या था इस फाइल फॉर्मेट में सेव कर लिया। तो यहाँ पर क्या होता है कि इसका जो क्वालिटी होता है वो लूजलेस, अर्थात यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो आकार होगा, साइज जो होगा आपकी इमेज का वह लूज नहीं करेगा, इसी कारण से लूजलेस फॉर्मेट कहा जाता है। वैसे तो आप देखेंगे GIF का भी, इसे भी लूजलेस फाइल फॉर्मेट में कहा जाता है, क्योंकि जब इस फाइल फॉर्मेट में इमेज को सेव किया जाता है तो यहाँ पर जो गुणवत्ता जो आकार होता है इमेज का वह कम नहीं होती है, जितना होता है उसी आकार में उसे कंप्यूटर के मेमोरी में इस फॉर्मेट में सेव कर लिया जाता है। हम यहाँ पर देखिए TIF के बारे में हम समझ गए होंगे। हम बड़े आकार के जो चित्र होते हैं उन्हें इस फॉर्मेट में सेव किया जाता है, जिससे चित्र की जो गुणवत्ता होती है गुणवत्ता बेहतर ही होती है। बड़े आकार के जो इमेज होते हैं, बड़े आकार के जो बड़े साइज के जो इमेज होते हैं उन्हें इस फॉर्मेट में सेव किया जाता है GIF में। पर GIF में किस प्रकार के चित्र को सेव किया जाएगा, तो आप यहाँ पर पाएंगे क्या, इसे मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ कि ये भी जो है ना ये लूजलेस है, अर्थात आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चित्र का जो आकार होगा वही आकार इस फॉर्मेट में सेव होगा। जहां पर हमने देखा था कि PNG में और JPG में क्या था कि पिक्चर को जब आप सेव करते हैं तो यहाँ पर चित्र को चित्र को क्या किया था, कंप्रेस करके उसका आकार कम कर दिया जाता है और उसके बाद कंप्यूटर के मेमोरी में इस फाइल फॉर्मेट में सेव होता है। और वहीं पर हमने देखा था एक BMP के बारे में, तो BMP में तो साधारण था कि यहाँ पर क्या हो रहा था कि जब इमेज को इस फॉर्मेट में सेव किया जा रहा था तो जो आकार था चित्र का 2 MB था तो वो तो बढ़ गया था, 4 MB हो गया था। और यहाँ पर जब इमेज को सेव किया जाता है तो इससे क्वालिटी बहुत ही बेहतर होती है, लेकिन इसका आकार बढ़ जाता है। पर ये जो है ना TIF, पहला TIF में हम लोग क्या कर रहे थे कि TIF में बड़े आकार के इमेज को हम लोग सेव कर रहे थे, और इससे क्या होगा कि जो भी आपका आकार था, फोटो जो भी आपने स्कैन किया, जो भी आकार आपका आया, तो यहाँ पर आपको क्या होगा, आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी कारण से इसे लूजलेस फाइल फॉर्मेट कहा जाता है इमेज को सेव करने के लिए। पर ये GIF क्या है, तो हम GIF के बारे में हम देखते हैं।
पहला तो इसका पूर्ण रूप आपने वहाँ पर देख लिया था, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, अब इसमें क्या क्या था, जाहिर से मैंने आपको पहले बताया था कि ये क्या है, एक प्रकार का फाइल फॉर्मेट है चित्र को स्टोर करने के लिए, ये बात स्पष्ट। अब यहाँ पे किस प्रकार के चित्रों को सेव किया जाएगा, तो यहाँ पे याद कर रखें कि जो मूव करने वाले चित्र आपको देखने को मिलते हैं, मूव करने वाले चित्र को यहाँ पर क्या किया था, सेव किया था। मूविंग, हम इसे कह सकते हैं कि ये मूविंग पिक्चर फाइल फॉर्मेट है। मूविंग पिक्चर फाइल फॉर्मेट में मैं आपको एक उदाहरण समझाता हूँ। आप सभी ने इंटरनेट पर मूविंग पिक्चर देखा होगा। मूविंग पिक्चर देखा होगा कुछ समय के लिए क्या होता है, कुछ सेकंड तक ही चलते हैं, कुछ समय तक ही चलते हैं। इंटरनेट पे आपने इसको देखा होगा, क्या होगा कि यहाँ पर इस प्रकार का फॉर्मेट होगा और यहाँ पर क्या होगा, जो पिक्चर होगा वो आपको मूव करता हुआ कुछ सेकंड के लिए दिखेगा। वर्तमान समय में इस फाइल फॉर्मेट का प्रयोग आप सोशल मीडिया में होता हुआ दिखेंगे, जैसे फेसबुक हो, चाहे मैं बात करूँ यूट्यूब के बारे में, चाहे मैं इंस्टाग्राम के बारे में बात करूँ, या हम बात कर सकते हैं व्हाट्सएप के बारे में। तो इन सारे सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर इस फाइल फॉर्मेट का, इमेज को सेव करने वाले फाइल फॉर्मेट का प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। तो संक्षिप्त रूप में हम यहाँ पर कह सकते हैं जीआईएफ के बारे में कि यह मूविंग पिक्चर वाली फाइल फॉर्मेट है और इसका प्रयोग इसी रूप में किया जाता है। और इसका प्रयोग कहाँ पर हो रहा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कुछ अन्य प्रकार के इनपुट डिवाइस के बारे में। जैसे वैसे तो पहले आपको मैंने बताया, इसके पहले हमने देखा कि इमेज, जो डिजिटल इमेज होता है, डिजिटल इमेज हो गया या जो स्कैन इमेज हो गए, उनको क्या किया जाता है कि कई सारे फाइल फॉर्मेट है उनमें सेव किया जाता है। और हमने वहाँ पर देखा कुछ इस प्रकार से, देखा कई सारे थे, आप BMP में, PNG में, JPG में, TIF में या GIF में इमेज को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो ये तो चित्र के थे, क्या दस्तावेज को भी अन्य प्रकार के फाइल फॉर्मेट में सेव किया जा सकता है? तो हाँ, हम देख सकते हैं। देखिए, तो ये निम्न सभी दस्तावेजों को अर्थात जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनको स्टोर करने के लिए फाइल फॉर्मेट है। एक है आपका HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, दूसरा है PPT, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, और ये है आपका डॉकएक्स, और ये है PDF, पोर्टेबल एक मिनट, शायद मैं भूल गया, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, PDF नेटवर्क ग्राफिक, सॉरी PDF का पूर्ण रूप हम देखते हैं, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, सॉरी माफ करेंगे, इसे भूल गया था मैं, डॉक्यूमेंट ग्राफिक। तो इसका पूर्ण रूप क्या था, इसका पूर्ण रूप था पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो ये क्या थे, मैंने इसके पहले बताया कि चित्रों को सेव करने के लिए कई सारे फाइल फॉर्मेट थे। तो यहाँ पर दस्तावेजों को स्टोर करने के लिए वो कई सारे फाइल फॉर्मेट मिलेंगे। आप चाहें तो HTML में, PPT में, डॉकएक्स में या PDF में क्या कर सकते हैं, अपने दस्तावेज को सेव कर सकते हैं। पर यहाँ पर आपको यह जानना आवश्यक होगा, ये HTML, यहाँ पर जो वेब पर जो डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं ना, वेब ब्राउजर पर, वेबसाइटों पर जो डॉक्यूमेंट दस्तावेज बनाए जाते हैं, वो आप याद क्या रखें कि इस फाइल फॉर्मेट में आप इसे रखेंगे। इस फाइल फॉर्मेट को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। पावर पॉइंट में आप दस्तावेज बनाते हैं तो आपको इस फाइल फॉर्मेट में रखना होगा अपने दस्तावेज को, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। और यदि आप MS वर्ड में कार्य कर रहे हैं और वहाँ दस्तावेज बना रहे हैं तो आप किस प्रकार के फाइल फॉर्मेट में रख सकते हैं, तो यहाँ पर आप रख सकते हैं डॉकएक्स में। साथ में जनरली अपने कंप्यूटर जब प्रयोग करते होंगे तो आप किसी भी दस्तावेज को स्कैन करते होंगे तो या तो वो PDF में दस्तावेज, उस PDF में आपका आ जाता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में ही हमेशा आपको जनरली स्टोर होता हुआ दिखेगा। पर आप क्या कर सकते हैं कि इसमें संशोधन कर सकते हैं और आप इस प्रकार के भी फाइल फॉर्मेट का प्रयोग किया सकता है। पर यहाँ पर विशेषता आप देखेंगे कि MS वर्ड में जब आप किसी भी दस्तावेज को सेव करेंगे तो ये आपका इस फॉर्मेट में होगा, पावर पॉइंट में आप करेंगे तो इस फॉर्मेट में होगा, और HTML में जैसे मैंने बताया कि वेब पे जो दस्तावेज बनाए जाते हैं ये इस फाइल फॉर्मेट में सेव किया जाता है। जब हम इंटरनेट पढ़ेंगे तो HTML के बारे में मैं बताऊंगा कि ये एक प्रकार का भाषा भी है और एक प्रकार का फाइल फॉर्मेट भी है
जिसका प्रयोग दस्तावेज को वेब ब्राउज़र पर दस्तावेज बनाए जाते हैं, वहाँ पर फाइल और दस्तावेजों को सेव करने के लिए स्टोर करने के लिए इस फाइल फॉर्मेट का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, हम कुछ अन्य प्रकार के इनपुट डिवाइस के बारे में बात करते हैं। जैसे हमने भी देखा कि कई प्रकार के ऐसे इनपुट डिवाइस थे जिन्हें पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है, पर कई ऐसे भी इनपुट डिवाइस है जो स्कैन पर आधारित है, अर्थात स्कैन के माध्यम से कंप्यूटर क्या देते हैं, निर्देश देते हैं। तो आइए देखें कौन। स्कैनर तो है ही, ये स्कैनर तो है ही, ये स्कैन करके क्या करता है, स्कैन के माध्यम से कंप्यूटर को निर्देश देता है। तो कुछ अन्य ऐसे भी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, जो स्कैन पर आधारित होते हैं, अर्थात स्कैन के माध्यम से कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। उदाहरण के तौर पे BCR, MICR, OMR, OCR और ECR। एक एक करके हम इन सारी चीज़ों को देखते हैं, एक एक करके इन सारे इनपुट डिवाइसों को हम देखते हैं। तो ये आपका हो गया बारकोड रीडर। BCR का पूर्ण रूप आपसे पूछ सकता है, तो याद क्या रखें, बारकोड रीडर। यहाँ हम देखते हैं इसके बारे में कुछ, या स्कैन पर आधारित एक इनपुट डिवाइस, मैंने आपको बताया ना BCR क्या है, स्कैन पर आधारित, अर्थात स्कैन के माध्यम से कंप्यूटर को क्या देता है, निर्देश देता है। अब यहाँ पर देखेंगे क्या कि यह स्कैन पर आधारित एक इनपुट डिवाइस है जो लेजर बीम का प्रयोग करता है तथा परिवर्तित किरणों के द्वारा डाटा को कंप्यूटर में डालता है, जिसके द्वारा हम किसी भी सामान के बारे में सारी जानकारी अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर देख पाते हैं। BCR इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है POS डिवाइस भी कहा जाता है, अर्थात पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर इसका जो प्रयोग है अधिकतर टाइम पर व्यावसायिक स्तर पे जो प्रोडक्ट होते हैं वहाँ पे जो बार कोड होते हैं उन्हें पढ़ने के लिए बार कोड रीडर का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर हम देखें किस प्रकार के कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस इनपुट डिवाइस का प्रयोग आप देखेंगे कि व्यवसाय में जो प्रोडक्ट में लगे बार कोड को पढ़ने में, और आजकल आप क्या देखेंगे बैंक में और पोस्ट ऑफिस में जो बार कोड होते हैं उसके को पढ़ने में भी इसका उपयोग किया जाने लगा है। हम बात करते हैं स्कैन पर आधारित कुछ अन्य इनपुट डिवाइस के बारे में। MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। आप इसका पूर्ण रूप याद रखेंगे, आपके एग्जामिनर के द्वारा बार बार यहाँ पर ये प्रश्न पूछा जाता रहा है, इनका पूर्ण रूप। आइए इसके बारे में हम जानते हैं। पहले तो आपको मैं इससे परिचित करवाता हूँ। तो कुछ इस प्रकार से दिखता है MICR। इसका प्रयोग आपने सुना होगा, बैंकों वगैरह में इसका किया जाता है, पर इसके बारे में हम कुछ अन्य चीज़ें भी जानते हैं। जैसे पहले तो बात हम जानते हैं कि स्कैन पर आधारित एक इनपुट डिवाइस है, सही है, जिसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, विशेष चुंबकीय स्याही। अब ये जो चुंबकीय स्याही है ना, आयरन ऑक्साइड से बना होता है, और इससे क्या किया जाता है, विशेष तरीके से क्या किया जाता है, लिखे अक्षरों को कंप्यूटर के जरिए, अर्थात ये क्या करता है, विशेष तरह का जो अक्षर लिखे होते हैं ना, कंप्यूटर के जरिए पढ़ने के लिए इस इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। अब इस इनपुट डिवाइस का प्रयोग किस प्रकार के कार्यों के लिए किया जाएगा, तो किया जाता है इसका प्रयोग बैंकों में जो चेक होते हैं, बैंकों द्वारा जो चेक का ड्राफ्ट को पढ़ने में इसका प्रयोग किया जा रहा है। बात करते हैं, अभी मैंने बताया आपको कि यहाँ पर आप देख सकते हैं विशेष चुंबकीय स्याही। आप यहाँ पर देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर क्या लिखा हो, माइकर कोड। अब यहाँ पर जो बैंक में जो चेक होते हैं ना, जो चेक होते हैं, यहाँ पर जो कोड का निर्माण किया जाता है, यहाँ पर इसे मैं थोड़ा सा इसे लिख इधर यहाँ बना लूँ। यहाँ पर जो आप देखेंगे क्या कि बैंकों में क्या किया जाता है, चेक में ना माइकर कोड का प्रयोग किया जाता है, माइकर कोड का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपसे प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि बताइए कि माइकर कोड में कुल कितने कैरेक्टर होते हैं, कुल कितने कैरेक्टर होते हैं। तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि माइक्रो कोड में पहले तो ये जान लें कि 14 कैरेक्टर होते हैं, जिसमें 0 से 9 तक अंकों और 4 चिन्हों का प्रयोग करके पहले तो क्या किया जाता है कि इस कोड का निर्माण किया जाता है। यहाँ पर आपको मिलेगा, हो सकता है कुछ इस प्रकार के नंबर आपको देखने को मिले, 1 2 5 6, कुछ चिन्ह गुना भाग, इस तरह का चिन्ह गुना भाग जोड़े 4 प्रकार के चिन्ह का प्रयोग करके क्या किया जाता है कि पहले तो इस कोड का निर्माण किया जाता है। और ये बने हुए किससे होते हैं, इन्हें चुंबकीय स्याही से लिखा जाता है, चुंबकीय स्याही से लिखा जाता है। और इन सारे कोड के पीछे क्या होता है, कई सारे चेक से जुड़ी हुई जानकारियां होती है। और जब इस इनपुट डिवाइस के माध्यम से जब स्कैन किया जाता है तो कंप्यूटर के स्क्रीन पे आप इससे जुड़ी सारी जानकारियां, उस व्यक्ति का नाम पता, सारी जानकारियां आपको यहाँ पर कंप्यूटर के स्क्रीन पर दिखाई देने लगता है। तो इसका प्रयोग कहाँ पर था, आपको बैंक में आपको देखने को मिलेंगे, चेक का ड्राफ्ट को पढ़ने में किया जा रहा है। दिखता कुछ इस प्रकार से है, इसे आप देख सकते हैं। और हम बात करते हैं स्कैन पर आधारित तीसरे प्रकार के
इनपुट डिवाइस है, OMR। पहला तो आप जानते हैं, दिखता कुछ इस प्रकार से है और इसका प्रयोग कहाँ हो रहा है, इससे आप परिचित है। आइए देखते हैं, ये भी स्कैन पैथाइटिक इनपुट डिवाइस है जो विशेष प्रकार के चिन्हों को पढ़कर उसे कंप्यूटर द्वारा उपयोग के योग्य बनाता है। ये क्या करता है कि विशेष चिन्हों को पढ़ता है, उसे क्या करता है, कंप्यूटर द्वारा उपयोग के योग्य बना देता है। अब इसका प्रयोग आजकल कहाँ पर हो रहा है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को जांचने के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। बात करते हैं अब अगले प्रकार के स्कैन पर आधारित ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस के बारे में। OCR पूर्ण रूप से पूछ सकता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। आइए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। थोड़ा सा ये आपको प्रश्न समझने में परेशानी होगा, पर पहले मैं इसके चित्र से आपको परिचित करवाता हूँ। कुछ इस प्रकार से यह दिखता है। आइए हम इसके बारे में जानते हैं यह किस प्रकार कार्य करता है या किस प्रकार के कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। ये बात स्पष्ट है कि यह स्कैन पर आधारित एक इनपुट डिवाइस है, अर्थात स्कैन करके कंप्यूटर को निर्देश देता है। अब जिसका प्रयोग आप कहाँ देखेंगे, डिजिटल इमेज के अंदर जो टेक्स्ट लिखा होता है उसको पढ़ने में किया जाता है। जो डिजिटल इमेज होते हैं ना, आज के समय में क्या हो रहा है कि डिजिटल इमेज के अंदर भी कई सारी इंफॉर्मेशन क्या होता है कि इनपुट कर दी जाती है और इस यंत्र के माध्यम, इस इनपुट डिवाइस के माध्यम से उस डिजिटल इमेज के अंदर जो टेक्स्ट लिखा होता है उसको क्या करता है, ये रीड करके पहचान करके कंप्यूटर को क्या करता है, कंप्यूटर पे उस डॉक्यूमेंट पे कार्य करने का योग्य बनाता है। जैसे चूंकि अब यहाँ पर थोड़ा बातें आपको स्पष्ट करूँ कि स्कैनर के द्वारा जब भी किसी दस्तावेज या इमेज को स्कैन किया जाता है तो वह कंप्यूटर के मेमोरी में, आप जानते हैं, बिटमैप इमेज के रूप में स्टोर होता है। मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर के मेमोरी में जब भी दस्तावेज या इमेज को स्टोर किया जाएगा वह इस रूप में स्टोर होगा, बिटमैप इमेज के रूप में। इससे परेशानी ये खड़ी होती है कि आप क्या कर सकते हैं कि अब यहाँ पर आप इस चित्र में दस्तावेज में किसी प्रकार के रूप में क्या कर सकते हैं, एडिट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर एडिट आप कर पाएंगे केवल चित्र के रूप में, टेक्स्ट के रूप में एडिट नहीं कर पाएंगे। पर ये जो मशीन है आपका ना, ये जो यंत्र है आपका इनपुट डिवाइस है, ये क्या करेगा कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की पहचान कर, ये क्या करेगा कि OCR स्कैन किए गए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की पहचान कर उसे वर्ड प्रोसेसिंग टेक्स्ट में बदलता है ताकि उसे कंप्यूटर में एडिट किया जा सके। तो इसको संक्षिप्त रूप में यहाँ देखा जाए तो पहले तो हमने देखा कि स्कैन पर आधारित एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग डिजिटल इमेज के अंदर टेक्स्ट को पढ़ने में किया जाता है। पहला स्थिति ये था। दूसरा स्थिति ये थी कि स्कैनर के द्वारा जब भी किसी दस्तावेज या चित्र को स्कैन किया जाता है तो वह बिटमैप इमेज के रूप में क्या होती है, स्टोर हो जाती है, जिसमें क्या होता है कि हम चित्र के रूप में एडिट कर सकते हैं लेकिन टेक्स्ट के रूप में इसमें एडिट नहीं हम कर सकते हैं। और ये क्या करता है, ये इस मुश्किल को हल करता है। और यहाँ पर क्या होता है कि जो स्कैनर के द्वारा जो डॉक्यूमेंट स्कैन किया गया है उन डॉक्यूमेंट को यह क्या करता है, पहचान कर लेता है और उसे वर्ड प्रोसेसिंग टेक्स्ट में बदलता है ताकि क्या कर सके, ताकि कंप्यूटर में उसमें क्या कर सकते हैं, एडिट, कंप्यूटर में उसे एडिट किया जा सके। तो ये कुछ इस प्रकार से दिखता है। आप इसको, मैंने आपको उसको पहले ही दिखाया। हम बात करते हैं स्कैन पर आधारित अन्य इनपुट डिवाइस के बारे में। ECR इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर प्रयोग कहाँ होगा, इसके बारे में हम पहले जानेंगे। दिखता कुछ इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। आप इस चित्र से ही स्पष्ट हो गए कि इसका प्रयोग आप मुख्यतः एटीएम कार्ड में, एटीएम की पहचान, एटीएम कार्ड में, एटीएम मशीनों में, एटीएम कार्डों की पहचान के लिए किया जाता है। एटीएम कार्डों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसको देखें जरा। पहले तो हमें ये जानना होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कार्ड क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक कार्ड प्लास्टिक का बना एक छोटा सा कार्ड है। अब इसमें एक चिप हो सकता है या चुंबकीय पट्टी लगी हो सकती है। उदाहरण के तौर पे एटीएम कार्ड या क्रेडिट कार्ड आप देखते होंगे, आप पाएंगे क्या, छोटा प्लास्टिक का आकार का एक छोटा सा कार्ड है जिसमें एक चिप लगी होती है या तो चुंबकीय पट्टी लगा दी जाती है। और इन चिप में क्या होते हैं कि उसके अंदर उस व्यक्ति से जुड़ा हुआ सारी जानकारियाँ इस चिप के अंदर में होता है। इसको पढ़ने का कार्य कौन करता है, ये इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर पढ़ने का कार्य करता है। दिखता कुछ इस प्रकार से है, इस प्रकार से। अब इसका प्रयोग कहाँ पर हो रहा है, तो एटीएम कार्ड को पढ़ने में किया जा रहा है। एटीएम कार्ड तो हमने देखा ECR, हमने देखा ECR के बारे में, हमने देखा ECR को देखा इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। अब इस कार्ड रीडर का प्रयोग कहाँ पे किया जा रहा है, तो एटीएम मशीनों में क्या होता है, इस कार्ड रीडर का प्रयोग किया जाता है एटीएम कार्ड को पढ़ने में। एटीएम कार्ड को पढ़ने में मुख्यतः इस कार्ड रीडर का प्रयोग आपको एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड को पढ़ने में किया जाता है।
अब हम बात करते हैं कंप्यूटर के अंतर्गत हमें इनपुट डिवाइस के अंतर्गत हमें कुछ अन्य इनपुट डिवाइस के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जामिनर के द्वारा प्रश्न इतना सारा नहीं बनाता है कि बताइए निम्न में से कौन आपका एक इनपुट डिवाइस है। आपसे ये प्रश्न नहीं पूछेगा कीबोर्ड, आपका ऑप्शन वहाँ पर कीबोर्ड, माउस, स्कैनर वगैरह नहीं रहेंगे। आपका ऑप्शन में कुछ इस प्रकार से ही आपको इस प्रकार के इनपुट डिवाइस का प्रयोग करके क्या किया जाएगा, आपको भ्रमित करने का प्रयास किया जाएगा। और आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा बताइए कि निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। तो हम एक करके इन सारी चीज़ों को देखते हैं। कुछ अन्य इनपुट डिवाइस के बारे में बात कर रहे हैं। इसके पहले हमने देखा कि पॉइंटिंग डिवाइस, कई प्रकार के पॉइंटिंग डिवाइस थे, हमने देखा वो भी सारे इनपुट डिवाइस थे, जैसे माउस, ट्रैक बॉल वगैरह, जॉयस्टिक वगैरह, वो सारे क्या थे, इनपुट डिवाइस थे। हमने वो देख लिया। स्कैन पर आधारित कुछ इनपुट डिवाइस थे, हमने उनको देख लिया। OMR हो गया, MICR हो गया, ये सारे हमने देखा कि वो स्कैन पर आधारित क्या थे, इनपुट डिवाइस थे। अब हम बात कर रहे हैं कुछ अन्य इनपुट डिवाइस जिसका प्रयोग कंप्यूटर में क्या होता है, कार्य करने के लिए किया जाता है या कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए किया जाता है इन इनपुट डिवाइस का। तो यहाँ पर आप देखिए, पहला आपका माइक है जिसे माइक्रोफोन भी कहा जाता है, वेबकैम, टच स्क्रीन, SRS, किम्बल टाइगर, ये भी जो है ये इनपुट डिवाइस है। आइए करके हम इसके बारे में बात करते हैं। पहला तो माइक सभी लोग परिचित होंगे। अब इसे माइक्रोफोन भी कहा जाता है। यह एक ऑडियो इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा किसी आवाज़ को कंप्यूटर में इनपुट के रूप में डाला जाता है। दिखता कुछ इस प्रकार से, इससे आप पहले से ही परिचित होंगे और इसके माध्यम से भी आप क्या कर सकते हैं, ऑडियो के रूप में क्या कर सकते हैं, ऑडियो के रूप में, आवाज़ के रूप में कंप्यूटर को निर्देश दे सकते हैं। जैसे अब यदि माइक के बारे में कुछ बातें जाने तो हम यहाँ पे पाएंगे क्या कि माइक जो होता है ना, वो ध्वनि तरंगों को, जो आप बोलते हैं ध्वनि तरंगों को क्या करता है, एनालॉग तरंगों में बदल देता है। आज जिससे साउंड कार्ड द्वारा क्या होता है कि कंप्यूटर के अंदर में साउंड कार्ड लगा हुआ होता है और वो क्या करता है, उसे डिजिटल संकेतों में बदल देता है, जिससे कंप्यूटर आसानी से समझ जाता है और आपके दिए गए निर्देशों के अनुसार वह कार्य करता है। बात करते हैं कुछ अन्य प्रकार के इनपुट डिवाइस के बारे में, जैसे वेबकैम दिखता कुछ इस प्रकार से, कंप्यूटर की स्क्रीन पे आपको देख सकते हैं। यहाँ पर इसे देखिए ऊपर में लगा रखा गया, ये भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। पहला तो याद क्या रखें कि इसे डिजिटल कैमरा भी कहा जाता है। अब इसे कंप्यूटर में जोड़कर इनपुट डिवाइस की तरह प्रयोग किया जाता है। अब इसका प्रयोग कहाँ पर आपको होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, चैटिंग में, वेब ब्रॉडकास्ट आदि में वेब कैमरा का प्रयोग, जिसे हम डिजिटल कैमरा भी कहते हैं, प्रयोग किया जाता है। बात करें कुछ अन्य प्रकार के इनपुट डिवाइस का कंप्यूटर में जो प्रयोग में लाए जाते हैं, टच स्क्रीन से आप पहले से परिचित है। अब इसका प्रयोग किस प्रकार आप कर सकते हैं, आप इससे पहले से ही भली भांति परिचित है। बात करते हैं कुछ अन्य प्रकार के इनपुट डिवाइस के बारे में जो हमारे लिए आवश्यक हो जाता है, SRS, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, ये भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। अब इसका प्रयोग किस रूप में होता है, इसे हम जानने का प्रयास करेंगे। किस प्रकार इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर में डाटा को एंटर कर सकते हैं, कंप्यूटर को निर्देश दे सकते हैं कोई कार्य करने के लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या होता है कि ये जो सिस्टम है ना, इसके माध्यम से बोलकर क्या किया जाता है, डाटा को कंप्यूटर में डाला जा सकता है, अर्थात कंप्यूटर को निर्देश दिया जा सकता है बोल करके। स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, ये जो सिस्टम है ना, SRS सिस्टम जो है मनुष्यों द्वारा बोले गए शब्द को क्या करता है, पहचान कर लेता है और उन्हें टेक्स्ट में परिवर्तित कर देता है तथा उस टेक्स्ट को कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर ये कार्य क्या करता है कि ये क्या करता है, जब मनुष्य के द्वारा बोला जाता है, जब शब्द बोले जाते हैं, जो शब्द बोले गए हैं उन्हें क्या कहता है, पहचान कर लेता है और उसे टेक्स्ट के रूप में क्या करता है, टेक्स्ट में परिवर्तित करता है, अर्थात शब्दों में बदल देता है। और आप चाहें तो क्या कर सकते हैं कि कंप्यूटर की स्क्रीन पे से देखा भी जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि आज के समय में ना कंप्यूटर में ना इसी सिस्टम का प्रयोग करके कई बार क्या होता है, टाइपिंग टूल के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है और ये आपकी टाइपिंग करने जो टाइपिंग होता है इसको आपको ये थोड़ा सरल बनाता है। पर आज के समय में यह पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाया है। इसी कारण से कई बार आप जब उच्चारण करेंगे, उच्चारण में गलतियाँ होने के पश्चात में आपका टेक्स्ट गलत होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा होता है। पर भविष्य इसका जो भविष्य है, इसकी तकनीक की बेहतर होने की संभावना है। तो आने वाले समय में क्या होगा कि इसका प्रयोग आपको होता हुआ दिखेगा एक इनपुट डिवाइस के रूप में। पहला तो याद क्या रखें कि ये बातें तो आपको याद रखना होगा कि पहला तो इसे आपको याद रखना होगा इसका पूर्ण रूप क्या है। उम्मीद ये की जा रही है कि ये जो सिस्टम है ना, इसके माध्यम से भविष्य में क्या होगा कि मौखिक रूप से कंप्यूटर को आदेश देकर के उसकी गतिविधियों को नियंत्रित किया जा सकेगा। हालांकि वर्तमान समय में क्या हो रहा है, इसका प्रयोग बहुत ही ज़्यादा सीमित है।
पर भविष्य में संभावनाएं हैं, इसके विकास की बहुत सारी संभावनाएं विद्यमान हैं। तो आने वाले समय में हो सकता है कि इसका इनपुट डिवाइस के रूप में आपको प्रयोग होता हुआ अधिक व्यापक रूप से इसका प्रयोग होता हुआ आपको दिखे, क्योंकि इसके माध्यम से क्या हो सकता है, कंप्यूटर में को मौखिक रूप से आदेश देकर के उसकी सारी गतिविधियों को नियंत्रित किया जा सकता है। इसका प्रयोग आज के समय में बहुत ही सीमित है। अब यहाँ हम बात करते हैं किम्बॉल टैग रीडर के बारे में। ये भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस ही है। ये है रीडर। उसके पहले हम जानेंगे ये किम्बॉल टैग होता क्या है। तो देखिए किम्बॉल जो टैग होता है ना, वो कुछ दिखता इस प्रकार से है। अब एक छोटा सा कार्ड होता है जिसमें छेद पंच रहता है और इस कार्ड में क्या होता है, डाटा को स्टोर किया जाता है। पहले तो आपको ये बात स्पष्ट मैं कर दूं कि ये है क्या। ये एक प्रकार का छोटा कार्ड दिखता कुछ इस प्रकार से है और इसमें क्या होता है, एक छेद को देखिए यहाँ पर छेद को पंच कर रखा गया है और इस कार्ड में क्या होता है कि उस ऑब्जेक्ट से जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ इसमें स्टोर रहती है। अब हम इसी रूप में समझने का प्रयास करते हैं कि इसका प्रयोग, पहले तो हम जानेंगे किम्बॉल टैग का प्रयोग कहाँ पर हो रहा है। तो इसका प्रयोग जो होता है वो वस्त्र व्यवसाय में आपको देखने को मिलेगा। कई बार आप कपड़े जब खरीदने के लिए जाते होंगे तो आपको वहाँ पर उसे कॉलर पे एक टैग लगा हुआ दिखता होगा, ये टैग होता है किम्बॉल टैग। अब यहाँ पर आप मैंने इसे लिख दिया है, जैसे कपड़ों में जो कार्ड लगा हुआ था, कार्ड आप कह सकते हैं, कार्ड जो टैग लगा हुआ था उसे किम्बॉल टैग कहा जाता है। अब होता क्या है कि जब इस कपड़े को आप खरीद लेते हैं, खरीदने के बाद क्या होता है कि आपके दुकानदार के द्वारा क्या कहता है, इस कार्ड को निकाल दिया जाता है। अब निकालने के बाद क्या होता है कि इसे भेज दिया जाता है कंप्यूटर केंद्र में भेज दिया जाता है और वहाँ पर क्या होता है कि किम्बॉल टैग रीडर के माध्यम से क्या होता है, इसमें जो जानकारियाँ होती है उसे पढ़ा जाता है और उसे कंप्यूटर में क्या होता है, कंप्यूटर में प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाता है। तो हमने यहाँ पर पढ़ा इनपुट डिवाइस को, हमने देखा, सबसे पहले हमने देखा कि कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस के अंतर्गत में किस किस प्रकार के यंत्र का प्रयोग होता है और हमारे लिए क्या आवश्यक हो जाता है जानने के लिए, जैसे स्कैनर में हो या कीबोर्ड के अंदर में या माउस के अंदर में क्या क्या बातें हमें जानने के लिए आवश्यक हो, मैंने इन सभी से आपको परिचित करवाया। अगले के वीडियो में मैं क्या करूँगा, इनपुट डिवाइस पर डेडिकेटेड एक वीडियो ले आऊँगा जिसमें आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये प्रश्न आपको हो सकते हैं कि पिछले एग्जामों में या केंद्र स्तर पर या राज्य स्तर पर जो भी एग्जाम हुए हैं वहाँ पर पूछे गए हैं, तो मैं उन सारे प्रश्नों से आपको परिचित करवा दूँगा। तो अंतिम रूप से मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि आने वाला जो वीडियो होगा आपका आउटपुट डिवाइस पर। तो आप सभी का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि यह कक्षा आप सभी को पसंद आया होगा।